हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 399th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Kamath and Durukar Wealth Manager. A big thank you to KRIMS Hospital. Nagpur's KRIMS Hospital is helping a lot of people fight COVID and also get well and get back home. So, congratulations to KRIMS Hospital and the entire staff, all the staff members of KRIMS Hospital. Siddhivinayak Infrastructure, घर का सपना पूरा करे. Gemini Outdoors, Licksters Ice Cream, Tricos, the chocolate brand now going global, Globus ITI Comty, Mohan Enterprises, Joshi Security Systems, Yuva Foundation and Servicing Wala. बहरहाल आज एक बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात हो रही है। अगर आप एक ऐसे परिवार के सदस्य हैं जहां पर बच्चों की बहुत ज़्यादा बहुत बच्चों को लाड़ दुलार सब किया जाता है और आपको बच्चों की सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा बेहद चिंता होती है, तो आज आपको ये शो सब तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। लोगों तक ये शो ज़रूर पहुंचाएं, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं तीसरी लहर के बारे में। थर्ड वेव ऑफ कोरोना वायरस which is being said will hit the kids directly. दूसरी लहर हमने देख ली, पहली लहर हमने देख ली, अब तीसरी लहर में क्या होगा शायद ये बताने के लिए इनसे बेहतर व्यक्ति मुझे तो कोई नहीं मिला। मेरे साथ इस वक्त है नागपुर के बड़े ही या विदर्भ के या सेंट्रल इंडिया के लीडिंग पल्मोनोलॉजिस्ट। मेरे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर समीर अशोक अरबट। हाय समीर। हाय। 399th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग शो राज की बात। हाउ इज द फील? I think so. I would love to be on your 500th episode. So I think that's positive for both of us. Definitely. But then सीधा अगर बात करें, फर्स्ट वेव 90,000 लोग एक दिन में संक्रमक हो रहे थे। पहली लहर और दूसरी लहर का जो हम डिफरेंस अगर बताना शुरू करें, कैसे देखेंगे इसको? ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ये समझना बहुत मुश्किल है कि फर्स्ट वेव कौन सी है, सेकंड वेव कौन सी है। हो सकता है जो बीच में स्पाइक आया था वो एक वेव थी, वो सेकंड वेव थी जी। तो साइंटिफिकली हम इसको एक स्पाइक समझते हैं, मतलब जब केसेस नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो आप जिसको सेकेंड वेव कह रहे हैं इन रिलेशन टू नागपुर जी, क्योंकि सिटी टू सिटी वेरी करता है, कंट्री टू कंट्री, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट वेरी करता है जी। तो ये जो हम बात कर रहे हैं मार्च और अप्रैल 2021 की बात कर रहे हैं, जो नागपुर में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। केसेस के साथ में बहुत सारे रिसोर्सेज के प्रॉब्लम आ गए थे, बेड्स अवेलेबल नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं था, मेडिसिन अवेलेबल नहीं थे जी। तो इसको अगर हम सेकेंड वेव कहते हैं तो एज अ क्लिनिशियन हमने हॉस्पिटल में काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस की है फर्स्ट वेव और अभी के वेव के कंपैरिजन में। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमने देखी है, फर्स्ट वेव या फर्स्ट टाइम पूरी दुनिया में जहाँ पे भी कोविड का स्पाइक देखा गया या किसी भी शहर में जब कोविड पहली बार हिट हुआ है जी, तो मैक्सिमम जो अफेक्ट हुआ है वो अबव 60+ के एज ग्रुप को हुआ है। मतलब वो लोग जो पहले से थोड़े बहुत वीक है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनको पहले से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोई और लंग्स की बीमारी है, एस्थमा है, COPD है, और रिलेटिवली यंग लोगों को इस वेव ने कम अफेक्ट किया है। यही बात जब हम सेकेंड वेव की कहते हैं तो इस बार भी जो एजेड पॉपुलेशन है, सीनियर सिटीजन्स है, उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, पर कंपैरेटिवली यंगस्टर्स को ये ज़्यादा अफेक्ट की है। मतलब सेकेंड वेव में हमने ऐसे कई पेशेंट्स देखे हैं जिनका एज ग्रुप 20s में है, 30s में है, फिर भी उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है। उनको एक माइल्ड और मॉडरेट की जगह सीवियर कोविड देखा गया है जी। इसके साथ हमने ये भी डिफरेंस देखा है कि लास्ट टाइम जिन लोगों को माइल्ड टू मॉडरेट कोविड था उनको 5 to 7 डेज़ के मेडिकेशन से पूरा आराम मिल जाता था। इस बार वही लोग या उसी एज ग्रुप के लोगों को 10 से 15 दिन लग गए थे कम्प्लीटली हील होने में। तो ये दो मेजर डिफरेंसेस थे फर्स्ट और सेकेंड वेव में। कुछ माइनर डिफरेंसेस ऐसे रहे हैं कि इस बार ज़्यादा लोग जो डिस्चार्ज हुए हैं, जिनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ है, उनको घर जाके भी होम ऑक्सीजन या ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत पड़ी है जो फर्स्ट वेव में इससे काफ़ी कम थी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सेकेंड वेव जो हमने देखी है ये फर्स्ट वेव से ज़्यादा सीवियर और ज़्यादा डैमेजिंग थी। पर एक्सपेक्टेशंस की अगर बात करें, अब लोगों ने पहली लहर देखी तो शायद उतना ज़्यादा असर नहीं हुआ लोगों को,
क्योंकि हम तैयारी के बीच में थे। दूसरी लहर में हमने देखा किस किस्म से प्रशासन ने काम किया, गवर्नमेंट ने काम किया, डॉक्टर्स ने 24 घंटे, NGOs ने 24 घंटे काम करके अपने आप को प्रूव किया। डर अब तीसरी वेव का है। क्या एक्सपेक्टेशंस लोगों के मन में होनी चाहिए? मतलब लोग नहीं चाहते, लेकिन अब अगर सितंबर के पहले या सितंबर तक जो तीसरी वेव आने की आशंका जताई जा रही है, क्या एक्सपेक्टेशंस करें? जब बात करते हैं हम अगले स्पाइक की या अगले वेव की, तो एक जो सबसे बड़ा डर है, जो सबसे बड़ी मुश्किल हमारे सामने है, वो ये है कि फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव में हम काफ़ी तैयार थे। कंपैरेटिवली काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स थे जो पहले से ही कोविड ट्रीट कर रहे थे, जो डॉक्टर्स है, जो स्टाफ है, इसके साथ में जो बाहर पुलिस है, NGOs है और कॉमन सिटीज़न हैं, इनको कोविड के बारे में फ़र्स्ट टाइम से अभी बहुत ज़्यादा जानकारी थी। डॉक्टर्स को कोविड को ट्रीट कैसे करना है इसकी जानकारी थी। पर ये सब होते हुए भी सेकेंड वेव में हमने काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें देखी है। हमने देखा है कि इतना प्रिपेयर्ड होने के बाद भी हमको हॉस्पिटल बेड्स कम पड़ रहे थे जी। इतनी जानकारी होने के बाद भी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रहा था, मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी। इसी के साथ में लोगों की जो डेथ है वो भी पहले से काफ़ी बड़ी हुई दिखी है। तो थर्ड वेव में हमको यही सबसे बड़ी मुश्किल है कि सारी इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी क्या हम थर्ड वेव को सही तरीके से हैंडल कर पाएंगे या नहीं। तो ये जो एक मुश्किल है, ये क्लिनिकल या साइंटिफिक नहीं है, ये थोड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव बात होती है, जिसमें हमको शायद थर्ड वेव में हमारे रिसोर्सेस को थोड़ा सही तरीके से यूज़ करना है। एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं तो एक मीडिया के तरफ से और मासेस के तरफ से एक थियरी आई है कि शायद थर्ड वेव जो रहेगी वो बच्चों को ज़्यादा हिट करेगी। पीडियाट्रिक एज ग्रुप के लिए ये जो थर्ड वेव है ये ज़्यादा मुश्किल पैदा करेगी, ये एक एक्सपेक्टेशन है। और अभी तक WHO या जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उन्होंने इस बात को किसी भी तरीके से डिनाई नहीं किया है। तो हो सकता है इस बात में कुछ सच हो। इसके पीछे 3 अलग अलग थियरीज़ है। सबसे पहली थियरी पे हम बात करते तो ये है कि जब फर्स्ट वेव आई थी तो कुछ रीजंस की वजह से बच्चे कम इन्फेक्ट हुए थे जी। चाइना में जब सबसे पहले कोविड दिसंबर 2019 में बहुत देखा गया था, तो उस टाइम पे सबसे कम अफेक्टेड पॉपुलेशन बच्चों की थी जी। उसके पीछे थियरी ऐसी है कि मेरा बेटा कभी घर से बाहर नहीं जाता है, इसलिए वो कभी बारिश में गीला नहीं होता है जी। तो इसका मतलब ये होता है कि पिछले साल और अभी हमने बच्चों को काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखा है, काफ़ी इंडोर्स रखा है, इस वजह से उनमें कोविड कम देखा गया है जी। मतलब ये होता है कि जब भी बच्चे बाहर निकलेंगे शायद उनमें कोविड और ज़्यादा होने के चांसेस है। दूसरी थियरी ऐसी है कि अभी तक जो भी वैक्सीनेशन हुआ है वो मैक्सिमम 65 प्लस एज ग्रुप में हुआ है, काफ़ी सारा 40 to 65 में हुआ है, और अभी यंगस्टर्स का वैक्सीनेशन होगा जी। बच्चों के लिए वैक्सीन अभी तक रेडी नहीं है। तो एक थियरी ये कहती है कि जब थर्ड वेव आएगी तब बच्चे सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल या सबसे ज़्यादा खतरे में रहेंगे कोविड से इन्फेक्ट होने के। और एक लास्ट थियरी ये है कि सारे एज ग्रुप के जो लोग हैं वो ऑलरेडी कोविड से इन्फेक्ट हो गए हैं, जिसके बाद आपको एटलीस्ट 2 से 3 महीने की एक इम्यूनिटी आती है। बच्चों में कोविड कम देखा गया है, तो शायद थर्ड वेव में इनकी इम्यूनिटी जो रहेगी वो कोविड के लिए रेडी नहीं रहेगी, और इस वजह से भी बच्चों में कोविड ज़्यादा होने के चांसेस है। ये एक थियरी है, ये सच में ऐसा होगा या नहीं ये सिर्फ समय बता सकता है। लेकिन सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो बड़ों में जब सिम्टम्स आते हैं तो वो सर्दी, खांसी, बुखार, सर दर्द, डायरिया, इस किस्म के सिम्टम्स दिखते हैं। बच्चों में सिम्टम्स कैसे देखे जाएंगे? पीडियाट्रिक कोविड जो है इसके बारे में हमारे पास काफ़ी सारी जानकारी आ गई है। काफ़ी इसमें से बहुत सारी जानकारी UK और US से आई है। बट एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू बी ऑनेस्ट दैट साइंटिफिक कम्युनिटी में बच्चों में जो कोविड है इसके बारे में इंफॉर्मेशन काफ़ी लिमिटेड है। आप जितना रिसर्च अभी तक अडल्ट एज ग्रुप या एल्डरली में देखा गया उसके कंपैरिजन में बच्चों में बहुत कम जानकारी है। सिम्टम्स की बात करते हैं तो सबसे पहले सिम्टम्स काफ़ी कुछ सेम होते हैं बच्चों में और बड़ों में। बच्चों में देखा गया है कि बच्चों को सर्दी हो सकती है, खांसी हो सकती है। काफ़ी बार बच्चों को
टेस्ट और स्मेल का जो सेंसेशन है वो चले जाता है और बच्चे इस चीज़ को बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं। बुखार या फीवर एक बहुत कॉमन सिम्टम है। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जिनको शायद बोलना नहीं आता है या जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो उनमें चिड़चिड़ापन या बहुत ज़्यादा लिथार्जी, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाना, बहुत ज़्यादा वीकनेस और इसके साथ में हेडेक, यानी बच्चों की तरफ से हेडेक की अगर कंप्लेंट है तो ये कोविड होने के चांसेस है। सीरियसनेस की बात करें इसको, क्योंकि जब पहली लहर आई, पहली की तो मैं बात भी नहीं करूँगा, जो दूसरी लहर आई, इसमें जो सीरियसनेस थी वो काफ़ी लेट देखने को मिली सभी की तरफ से। स्पेशली प्रशासन और तैयारियां जो थी वो खोखली साबित हुई। जो सीरियसनेस है वो बच्चों की कोविड को या थर्ड वेव में जो बच्चों को इफेक्ट करने वाली जो कोविड है उसकी सीरियसनेस किस लेवल पे देखनी चाहिए? जो हमने फर्स्ट इंटरव्यू किया था उसमें एक बात निकली थी कि कोविड से रिलेटेड बहुत सारी जो पॉलिसी डिसीजंस है या बहुत सारा लोगों का जो अप्रोच है वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है कि लोग इन बातों को समझते कैसे है। तो यहाँ एक पॉजिटिव पॉइंट आता है कि हम साइकोलॉजिकली ऐसे प्रोग्राम्ड है कि हम हमारे बच्चों को लेके यानी हमारी आने वाली जनरेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं। ये एक ऐसा बिहेवियर है जो हम जानवरों में भी देखते हैं, स्पेसिफिकली मैमल्स में ज़्यादा देखा जाता है। तो जब बच्चों की और कोविड की बात की जाती है तो मैक्सिमम लोग कोविड को लेके जितने भी केयरलेस है वही बच्चों को लेके वो काफ़ी ज़्यादा केयरफुल है और आगे भी ज़्यादा केयरफुल रहेंगे। ये एक ह्यूमन नेचर का पार्ट है कि हम हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसको सेफ रखना चाहते हैं। हर एक कंट्री और जब हम कंट्री की मतलब इकोनॉमी की बात करते हैं या मिलिट्री की बात करते हैं या इसके साथ में हेल्थ केयर की बात करते हैं तो मैक्सिमम फोकस बच्चों पे दिया जाता है, क्योंकि इन फ्यूचर इनका जो रोल रहता है कंट्री की ग्रोथ में ये मैक्सिमम रहता है। तो आई सपोज़ जब भी ये बात अनफॉर्चुनेटली अगर कभी ये बात सच होती है कि कोविड-19 बच्चों में ज़्यादा दिख के आएगा तो आई एम वेरी श्योर उस टाइम पे सारी जो यंत्रणा है वो इससे बेटर रहेगी और लोग इससे ज़्यादा सतर्क रहेंगे। इसकी अगर हम बात करें, सिविरिटी की हम बात करें तो बड़ों में या मिडिल एज या एल्डर्स में हम HRCT स्कोर के हम अंडरस्टैंडिंग ले लिया करते थे कि ये मॉडरेट है या इसको सीवियर केस है। बच्चों में इसकी कहते हैं कि इसकी सीविरिटी कम होगी, क्या ये सच? अभी तक का जो क्लिनिकल डेटा आया है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक ऑल ओवर द वर्ल्ड आई है, जो एक कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है, मतलब साइंटिफिक बॉडीज़ की तरफ से आई है, तो उसमें ये प्रूव हुआ है कि बच्चों में कोविड के जो सिम्टम्स है या जो सीवियरिटी है वो रिलेटिवली कम रहती है। बच्चों में जो सिम्टम्स आते हैं वो मैक्सिमम टाइम्स काफ़ी माइल्ड होते हैं और बहुत जल्दी बच्चों में कोविड की रिकवरी देखी गई है। पर ये सारी बातें, जैसे हमने कहा कि मेरा बच्चा घर से बाहर नहीं निकलता इसलिए वो बारिश में गीला नहीं होता है, तो ये एक वो फैक्टर भी हमने देखना चाहिए कि अभी तक बहुत सारे बच्चे इन्फेक्ट हुए नहीं हैं। तो हम जो जानकारी या जिस चीज़ पे हम रिलाई कर रहे हैं वो थोड़ी बहुत एक इनकम्प्लीट या एक छोटा ग्रुप है पॉपुलेशन का, और इसलिए हम कभी भी इस चीज़ पे बहुत श्योर नहीं हो सकते कि बच्चों को अगर कोविड हो गया तो चिंता की बात नहीं है। द बेस्ट वे इज़ कि बच्चों को कोविड ना हो, क्योंकि सारी मुश्किलें कोविड इन्फेक्शन के बाद आती है। तो इन्फेक्शन प्रिवेंट करना ही सबसे बेस्ट तरीका है। अभी तक बच्चों के लिए कोई कोविड की स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। एंटीवायरल्स जो है हम 18 एज ग्रुप के नीचे नहीं देते हैं, पर उसके साथ में भी बच्चों की रिकवरी बहुत अच्छी रही है। ये भी एक रिलेटिव टर्म है। अगर आप US में बात करते हैं तो अगर 500,000 डेथ्स हुई है अडल्ट एज ग्रुप में, तो कुछ 5,000 to 6,000 डेथ्स हुई है बच्चों में। तो नंबर कम है, बट पीडियाट्रिक एज ग्रुप में एक डिजीज़ की वजह से थाउजेंड्स में डेथ होना एक बहुत ही अलार्मिंग बात है। तो एक तरीके से देखा जाए तो अभी भी बच्चों में कोविड काफ़ी डेंजरस साबित हो सकता है। डॉक्टर समीर अल्बर्ट देश के जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। आप लंग्स को बहुत करीब से समझते हैं। हज़ारों पेशेंट्स को आपने कोविड के दौरान ठीक किया। पर क्योंकि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, पिछले कुछ समय से आप इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा अपसेट रहे हैं
जब आपने डेथ रेट्स देखे कि बहुत सारी डेथ्स हुई, ये सेकेंड वेव जो आई, अब ये सवाल पूछना बड़ा ही भारी होता है एक पिता के लिए जिसके 2 बच्चे हैं कि क्या हम जिस तरह से डेथ रेट्स ये सेकेंड वेव में देख रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि हम थर्ड वेव में बच्चों को ऐसा देखें। ये पूछना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है, आई एम श्योर जवाब देना आपके लिए भी उतना डिफ़िकल्ट है। वर्ल्ड में जो सीनियर डॉक्टर्स है, सीनियर साइंटिस्ट्स है, जिन्होंने कोविड पे मैक्सिमम रिसर्च किया है, 35 to 40 डॉक्टर्स ने मिलके ऑल ओवर द वर्ल्ड के पब्लिकेशंस किए हैं रिगार्डिंग कोविड के स्टेजेस क्या होती है, कोविड फैलता कैसे है। तो हमेशा ही जब बच्चों की बात की जाती है तब उनका इस पे जो भी ओपिनियन है वो एक जैसा आपने कहा एक बहुत ही लिमिटेड और रिजर्व्ड ओपिनियन है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टेट करने में डर ये लगता है कि लोग पैनिक में ना चले जाए, लोगों को कोई फिर से मिस इन्फॉर्मेशन ना आ जाए जो सही के जगह और गलत बातें आगे फैला दे। अभी तक का अंदाज़ा ये है कि बच्चों को कोविड अगर होता है तो फिर उनको वो माइल्ड और मॉडरेट रहता है, सीवियर कम रहता है। इसके साथ बच्चों को लेके एक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन का जब हम एक सोशल बिहेवियर देखते हैं जी, तो ये बहुत कंट्रोल्ड रहता है। मतलब अगर हमारे सिटी में या हमारे स्टेट में स्कूल्स बंद कर दी जाए तो 99% बच्चों की जो मूवमेंट है उस पर कंट्रोल रहता है। ये चीज़ अडल्ट पॉपुलेशन के साथ करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है जी। इसलिए जब भी हमें बच्चों से रिलेटेड कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी पड़ेगी, कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जिसमें शायद हमें बच्चों को एक जगह पे रखना पड़े या बच्चों को घर के अंदर रखना पड़े, तो वो एग्जीक्यूट करने के लिए आसान रहेगा। हम जब भी कोविड को लेके बिहेवियर की बात करते हैं तो लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क बिहेवियर कहते हैं जी। अगर आप अपने फ्रेंड के शादी में जा रहे हैं जहाँ 500-600 लोग हैं और वहाँ आप मास्क पहनना प्रेफर नहीं करते तो ये एक हाई रिस्क बिहेवियर है जी। बट इसी के साथ में अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और लोगों से काफ़ी डिस्टेंस फॉलो करते हैं और मास्क पहनते हैं तो ये एक लो रिस्क बिहेवियर है। तो जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं तो अडल्ट्स में हमने हमेशा देखा है कि हाई रिस्क बिहेवियर के तरफ जाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। बच्चों में खुद जो बिहेवियर रहता है वो लो रिस्क रहता है और इसी के साथ में उनके ऊपर कोई भी डिसीजन या कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना आसान होता है। तो मे बी अ डिसीजन लाइक कीपिंग द स्कूल्स शट or even something as basic as keeping your children indoors would be very much effective compared to the adult age group wherein आप पुलिस भी लगा दो या कुछ भी कर दो तो भी लोग हाई रिस्क बिहेवियर करते हैं और केसेस बढ़ती जाती है। थोड़ा सा गहरा सवाल है ये, पर ये पूछना आज आपसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मल्टी सिम्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती हैं बच्चों में, उसके बारे में क्या सोचते हैं? अभी रिसेंटली यूएस में उन्होंने पेपर पब्लिश किया है एक मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के बारे में, स्पेसिफिकली पीडियाट्रिक एज ग्रुप में देखी गई है। नंबर्स काफ़ी कम हैं। अगर आप देखते हैं कि टोटल कोविड की जो केसेस रही है उसमें शायद 1% केसेस पीडियाट्रिक एज ग्रुप में हैं और उसमें से 8% केसेस ऐसी है जिनको हॉस्पिटलाइजेशन मतलब एडमिट होने की ज़रूरत पड़ी है जी। और ये जो बच्चे एडमिट हुए हैं इनमें से काफ़ी लोगों को मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ये एक बीमारी देखी है। इसमें हम देखते हैं कि बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन रहता है, बच्चों की ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन होता है, कभी कभी क्लॉट्स देखे जाते हैं, कभी कभी लंग्स के साथ दूसरे ऑर्गन भी अफेक्ट होते हैं। इन बच्चों की ट्रीटमेंट जो है वो आईसीयू में होती है, मतलब क्रिटिकल केयर यूनिट में होती है और ट्रीटमेंट के लिए सिमिलरली स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं या एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं और ट्रीटमेंट को थोड़ा समय लगता है, मतलब 10 से 15 दिन का समय लगता है। तो ये एक रिलेटिवली रेयर एंटिटी है जो बच्चों में देखी गई है, पर हमने कोविड में ये भी जाना है कि जो चीज़ 2020 में काफ़ी
कम मात्रा में थी वो 2021 में काफ़ी बढ़ गई है। सच। तो अभी की इन्फॉर्मेशन ये कहती है कि ये एक डेंजरस आउटकम है कोविड इन्फेक्शन का बच्चों में, और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन यूके और यूएस से आई है। नंबर बहुत कम है, बट जैसे मैंने कहा पीडियाट्रिक एज ग्रुप में इवन अ डेथ रेट ऑफ 100 to 200 इज़ वेरी कंसर्निंग कंपेयर टू अडल्ट एज ग्रुप। तो ये है मल्टी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के बारे में। ये बात जानना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें अब देखने को मिल रही हैं। पोस्ट कोविड ब्लैक फंगस का थ्रेट, पोस्ट कोविड एंड ऑल्सो लॉन्ग कोविड जो है, लॉन्ग कोविड, कई सारे लोग इस बात को थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ आप लॉन्ग कोविड के बारे में बताएं, और ये भी बताएं कि क्या पोस्ट कोविड एंड लॉन्ग कोविड चीज़ें बच्चों में भी होंगी। मैं चाहूँगा आप इस पर थोड़ी रोशनी डालें। तो आई बिलीव ये जो हम शो कर रहे हैं, जो ये आपका शो है राज की बात, और ऐसे जो भी इंफॉर्मेटिव शोज़ है, इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना। जी। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक ऑलरेडी पहुंच गई है, आइदर थ्रू मीडिया, टेलीविज़न, न्यूज़ चैनल्स और प्रिंट मीडिया, और इवन थ्रू व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। बट अभी भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो फील्ड पे लोगों को ज़्यादा पता है, हेल्थ केयर वर्कर्स को ज़्यादा पता है, जिसमें आता है पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड। अगर आप मुझे ऑनेस्टली पूछे तो मैंने जितने कोविड केसेस लास्ट ईयर सितंबर से अभी तक देखे हैं, शायद उतने ही केसेस मैंने पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड के देखे हैं। ऑल्दो इसके बारे में उतनी बात नहीं होती है जी। इसमें भी एक ऑब्वियस डिफरेंस रहा है कि फर्स्ट वेव के टाइम पे जो पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड केसेस थे वो नंबर में कम थे, उनकी फ्रीक्वेंसी कम थी। अभी जो कोविड की केसेस कम हो रही है, तो मैक्सिमम केसेस जो अभी दिख रही है वो ऐसे पेशेंट्स हैं जो 15 या 20 दिन पहले कोविड पॉजिटिव थे, और तब से अभी तक ये हील नहीं हुए हैं, इनका पूरा रिकवरी नहीं हुआ है, और इन्हीं को हम पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड कहते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, पोस्ट कोविड पे हम एक आधे एक घंटे का एक पूरा शो कर सकते हैं, क्योंकि पोस्ट कोविड में लंग्स छोड़ के बाकी लंग्स के साथ में बाकी सारी ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। इसमें बहुत सारे आउटकम्स है जो काफ़ी डरावने हैं, बट लोगों को पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड में लंग फाइब्रोसिस बहुत देखा गया है, स्ट्रोक मतलब ब्रेन का जो अटैक है वो देखा गया है, पैरालिसिस होते हुए देखा गया है, लोगों को हार्ट की बीमारियां बहुत ज़्यादा होती है, स्किन रिलेटेड इशू होते हैं, बाल झड़ने की कंप्लेन है, और बहुत लंबी लिस्ट है पोस्ट कोविड और लॉन्ग कोविड की। तो शायद कोविड चला जाएगा, बट अगले हम 5 या 10 साल तक एक बहुत बड़ी मुश्किल को हमेशा फेस करते रहेंगे, वो है पोस्ट कोविड और लॉन्ग कोविड। आज भी मैक्सिमम आईसीयूज़ में जो पेशेंट है जिसकी वजह से आईसीयू बेड अवेलेबल नहीं है, वो सारे पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड की केसेस है। ऐसे लोग जिनको या तो डेली बाईपैप मशीन या तो फिर डेली ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, और इनको घर पे ट्रीटमेंट कर पाना इम्पॉसिबल है, इसलिए ये हॉस्पिटल में है। तो वो होता है पोस्ट कोविड लॉन्ग कोविड। डेफिनेशन से ऐसा समझिए कि नॉर्मल पेशेंट को कोविड की ट्रीटमेंट कंप्लीट होने में 5 days to 15 days लगते हैं, जिसके बाद उनको ऑलमोस्ट कंप्लीट रिलीफ आ जाता है जी। पोस्ट कोविड वो लोग रहते हैं जिनका शायद ट्रीटमेंट के बाद फिर से सिम्टम्स वापस आते हैं, या नया कोई सिम्टम या नया ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है। और सिमिलरली लॉन्ग कोविड वो पेशेंट होते हैं जो एक बार कोविड पॉजिटिव आने के बाद बहुत लंबे समय तक कभी रिकवर नहीं करते हैं। ये टाइम फ्रेम कभी 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन रहता है। पेशेंट्स जो 40-50 डेज तक आईसीयू में रहते हैं, उसके बाद रिकवरी होती है, बट इसको बहुत लंबा समय लगता है। इनको हम पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड कहते हैं। यूके से ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन आ गई है पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड बच्चों में जो देखा जा रहा है, मतलब पीडियाट्रिक पोस्ट कोविड, ये एंटिटी अभी फॉर्म हो चुकी है, इसके बारे में डिटेल्स आ चुके हैं, और काफ़ी स्कूल से टीचर्स का ये एक ऐसा कहना रहा है कि स्कूल में बच्चों को जिनको कोविड या तो 15 दिन पहले या 1 महीने पहले हुआ था, उनको स्पोर्ट्स खेलते वक्त बहुत तकलीफ़ होती है, वो जल्दी थक जाते हैं, भागते भागते हांफने लगते हैं। इसके साथ में एक हम जो मेंटल क्लाउडिंग बोलते हैं, जो हमने अडल्ट्स में भी बहुत बार देखा है, कन्फ्यूजन होना, चिड़चिड़ापन होना, एक तरीके का थोड़ा सा साइकोसिस होना, फोबिया होना,
वो भी पोस्ट कोविड देखा गया है बच्चों में। और अलार्मिंग ये है कि बच्चों में हेयर फॉल भी देखा गया है यूके और यूएस में, जो एक पोस्ट कोविड का पार्ट है। तो जहाँ जहाँ कोविड बच्चों में देखा गया है वहाँ वहाँ पोस्ट कोविड भी देखा जा रहा है, विच मीन्स इवेंचुअली जो भी अडल्ट एज ग्रुप में है वो शायद एक कम मात्रा में बच्चों में दिखेगा, बट दिखने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मेरे व्यूअर्स कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। आप शांतनु चिमुरकर देख रहे हैं ये शो। वो कहते हैं व्हाट आर द चांसेस दैट वट एवर नागपुर वेंट थ्रू इन द लास्ट फ्यू मंथ्स इज गोइंग टू रिपीट इन द थर्ड वेव। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सवाल है, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। जब हम बात करते हैं कि व्हाट नागपुर वेंट थ्रू इन द लास्ट फ्यू डेज और लास्ट मंथ, तो इसके भी अलग अलग एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट आता है डिजीज़ इटसेल्फ, मतलब केसेस कितनी बढ़ रही है, केसेस का लोगों पे इम्पैक्ट कितना हो रहा है, लोगों की डेथ कितनी हो रही है, मॉर्बिडिटी मतलब हॉस्पिटल एडमिशन्स कितनी हो रही है। तो ये क्लिनिकल इम्पैक्ट होता है जो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा रहा है सेकेंड वेव में। इसके बाद हम देखते हैं कि लोगों का इसके तरफ अप्रोच कैसा है। जी, मतलब केसेस तो बढ़ रही है, बट उसकी वजह से पैनिक कितना हो रहा है, उसकी वजह से केओस कितना हो रहा है, या लोग इस सिचुएशन से डील कैसे कर रहे हैं। जो हमने इस बार देखा कि मैक्सिमम लोग जो थे उन्होंने एक तरीके से खुद ही के लिए मुश्किल खड़ी कर दी, सेल्फ डायग्नोसिस करके और सेल्फ डिसीजंस लेके, जहाँ पे लोगों ने कॉल कर करके हॉस्पिटल को ये नहीं पूछा कि मेरे पेशेंट को कोविड हुआ है, पर ये पूछा कि हमको आईसीयू का बेड चाहिए जी, जबकि शायद उनके पेशेंट को आईसीयू की बेड की ज़रूरत नहीं थी जी। तो इसकी वजह से बहुत केओस हुआ था। इसी के साथ में जो हमने एक लास्ट टाइम नागपुर के मेयर साहब ने जो डिस्कस किया था कि एक व्यक्ति जब 15 या 20 लोगों को फ़ोन करता है कि मुझे आईसीयू बेड की ज़रूरत है, और वो लोग और कई लोगों को फ़ोन करते हैं, तो शायद एक ही पेशेंट के लिए लोगों में ये समझ आती है कि आज नागपुर में 500 लोगों के लिए आईसीयू की ज़रूरत है, और ऐसे ही केओस और बढ़ते जाता है। तो इसे हम समझते हैं कि जो एक्चुअल क्लिनिकल सिचुएशन है उसमें लोगों का रिएक्शन कैसा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एज अ क्लिनिशियन हम बहुत क्लियरली देखते हैं कि जब न्यूज़पेपर में आता है कि केसेस बढ़ी है, तो उस समय लोग अपनी खुद की सेहत को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं। उस समय अगर कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव आता है तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे जल्दी से जल्दी मेडिसिन स्टार्ट कीजिए और जल्दी से जल्दी मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना है। जी, इसी पेशेंट को अगर न्यूज़पेपर में दिखता है कि अभी केसेस काफ़ी कम हो गई है या नागपुर में कोविड कम हो गया है, तो उनका एटीट्यूड एक थोड़ा सा लैक्स हो जाता है, केयरलेस होता है, और उस समय ये बोलते हैं कि नहीं मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा, मुझे तो एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ द सेकेंड फैक्टर। एंड थर्ड फैक्टर इज़ ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़, हमारी रिसोर्सेज कैसे यूज़ हो रहे हैं। अगर हम सेकेंड वेव की बात करें नागपुर की, तो आई बिलीव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वर नॉट बिकॉज द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रॉन्ग, इट वॉज बिकॉज पीपल टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। काफ़ी सारी मेडिसिन्स, काफ़ी सारे ऑक्सीजन सप्लाईज ऑलरेडी अवेलेबल थे, पर लोगों ने होर्डिंग करके या मे बी कई लोगों ने खुद के फैमिली मेम्बर्स या अपने दोस्तों के लिए ज़्यादा पहले से रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करके इन रिसोर्सेज की एक तरीके से स्कार्सिटी क्रिएट कर दी थी। तो अभी पॉइंट 1, 2, 3 पे वापस आते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर कोविड वेव आती है तो क्लिनिकल जो पार्ट है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। अगर हम वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो होपफुली क्लिनिकल इम्पैक्ट कम रहेगा। जब हम लोगों की सोसाइटी को इसको लेके जो रिएक्शन की बात करते हैं तो हम सबको समझदार होने की ज़रूरत है। हमने इस बार समझदारी नहीं दिखाई है। और जब हम आखिरी में बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ की, तो ब्लेम करना बहुत इजी है, बट इतनी बड़ी जो एक मैकेनिज़्म होती है, एक सिटी का एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है और उसमें कई अलग टाइप की फोर्सेस एक्टिव रहती है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्टेकल्स आते हैं जो मेरे हिसाब से ऑल ओवर इंडिया ने कोविड में बाकी काफ़ी कंट्रीज से बेटर परफॉर्म किया है। वी हैव मैच्ड अप टू countries who are way more advanced than us, like US and UK. So that part also might be taken care of in a better way. So that's what I feel कि third wave में it's a mixed bag. एक सवाल जो महेश कुमार कुकड़ेजा जो देख रहे हैं वो पूछना चाहते हैं आपसे, और
एक सवाल ये सेम सवाल और भी लोगों का है कि बच्चों को हम पहले से क्या सलाह दें कि ताकि वो कोविड से बचे रहें। एक तो आपने बताया कि उनको अंदर रखना, उनको स्कूल बंद रखना, उनको अंदर रखना, उनको पूरे प्रिकॉशंसली ध्यान में रखते हुए उनको बाहर जाने से रोकना, और क्या चीज़ें कर सकते हैं? मैंने एक 10-15 मिनट पहले बात निकाली थी कि काफ़ी सारे सीनियर रिसर्चर्स या क्लिनिशियंस है यूएस और यूके में, जो हमेशा पीडियाट्रिक कोविड के बारे में बात करते वक्त बहुत केयरफुल रहते हैं, बहुत लिमिटेड बात करते हैं। वो इसलिए है क्योंकि पीडियाट्रिक एज ग्रुप में जो भी सजेशंस आते हैं इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है जी। थोड़ी बहुत समझ ये है कि अगर बच्चे आउटडोर्स खेलने जाते हैं या ओपन में जब भी कोई व्यक्ति रहता है तो उसे कोविड होने के चांसेस 80% कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अ क्लोज स्पेस। मतलब अगर बच्चे बाहर जाके एक फुटबॉल प्लेग्राउंड पे खेल रहे हैं तो उनको कोविड होने के चांसेस कम हैं, पर यही बच्चे उसी फुटबॉल प्लेग्राउंड में अगर एक लाइन में खड़े होकर ग्रुप बनाते हैं तो शायद उनको कोविड होने के चांसेस ज़्यादा है। तो जो भी रिकमेंडेशन आते हैं उनको बहुत ही बारीकी से सोच समझ के बोला जा रहा है ताकि लोग उसको गलत ना समझे। रिकमेंडेशन ये है कि क्लोज स्पेसेस में जब लोग ज़्यादा हो जाते हैं तब कोविड ज़्यादा फैल सकता है। तो अगर आपके बच्चे इंडोर्स हैं तो कोशिश ये रहे कि ओवर क्राउडिंग ना हो। पहले हमारी ये कोशिश थी फर्स्ट वेव में कि बच्चों को इसलिए इंडोर रखा गया ताकि जो घर पे दादा दादी, नाना नानी या एल्डरली एज ग्रुप है, ये बच्चे उनके लिए कैरियर ना बन जाए जी। आज फोकस सीधा बच्चों पे आ रहा है कि ये बच्चों को ही कोविड ना हो जाए। तो इंडोर भी रखने की जब बात करते हैं तो हमको ओवर क्राउडिंग पे ध्यान रखना है। एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है बच्चों के ग्रोइंग अप में, उनके बिहेवियर पे, उनके कॉग्निटिव पैटर्न पे। तो अगर कोई बच्चा 1 साल या 2 साल आउटडोर नहीं जाता है, स्पोर्ट्स नहीं खेलता है, या फिर ऐसा बच्चा जो अपने फैमिली मेम्बर्स को, मतलब नॉट इमीडिएट फैमिली बट रिलेटिव्स को नहीं मिलता है, इसका भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इसीलिए बच्चों को आइसोलेट करना या बच्चों को कम्प्लीटली घर के अंदर रखना भी एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं है। शायद हम सब लोगों ने लास्ट 1 ईयर में ये देखा है कि बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, बच्चे बाहर खेलने नहीं गए हैं, ट्रैवलिंग कम हुआ है। इसकी वजह से एक बच्चों को लोगों में मिलने जुलने की जो एक आदत है वो डेवलप नहीं हुई है। जिनके 1 या 2 साल के बच्चे हैं उनके बच्चों ने शायद पेरेंट्स को छोड़ के किसी और को देखा भी नहीं है अभी तक। तो साइंटिफिक कम्युनिटी इसको लेके भी बहुत परेशान है कि हम कब तक बच्चों को इस लॉकडाउन बिहेवियर में खींच के रखेंगे। ऑनलाइन स्कूलिंग, ऑनलाइन एजुकेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस है, बट एक टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया है। काफ़ी टीचर्स मुझे बताते हैं कि अभी हम जब पढ़ाते हैं तो हमको सिर्फ 40 डॉट्स दिखते हैं। हमें ना ये समझता है कि बच्चे खुश है या नाराज़ है, बच्चे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं या नहीं, कौन सा बच्चा नटखट है, कौन सा बच्चा अटेंटिव है, किस बच्चे की पर्सनालिटी एक्सट्रोवर्ट है, किसकी इंट्रोवर्ट है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन अभी नलीफाई हो गई है। बच्चों के ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अपने स्कूल में कॉम्पिटिटिव होना जी, स्पोर्ट्स में पार्ट लेना, ग्रेड्स में कॉम्पिटिटिव होना, डेली बेसिस में शेयरिंग का एक पार्ट रहता है कि आप स्कूल में अपने कलीग्स के साथ टिफ़िन शेयर करते हैं, फूड शेयर करते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर का बहुत बेसिक पार्ट है कि आप फूड जैसे रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं। आपके कोई कलीग को चोट लग जाती है, आपके स्कूल में किसी दोस्त को रोना आता है, तो आप उस एज अ फ्रेंड आप उसको जाके एक तरीके से कंसोल करते हैं। ये सारा बिहेवियर पिछले 2 साल से एब्सेंट हो गया है, बच्चों ने ये सारी चीज़ें नहीं की है जी। इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो कोविड से बचने के लिए हम बच्चों पे कितना रिस्ट्रिक्शंस लाए, ये बहुत ही थिन लाइन है, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। डेफिनेटली ये कहा जा रहा है कि जब भी हमें केसेस बढ़ते हुए दिखते हैं उस टाइम पे हमने मैक्सिमम जो बच्चों का एक्सपोजर है वो लिमिटेड रखना चाहिए उन लोगों में जिनको आप रेगुलरली जानते हैं, जिसका मतलब है या तो आप जानते हैं उनका वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं, या फिर आप ये जानते हैं कि रिसेंटली उन्होंने ट्रैवलिंग किया है या नहीं, या फिर आप ये जानते हैं कि उनको अभी कोई सिम्टम्स है या नहीं। आप जब मार्केट में या अननोन जगह पे जाते हैं तो यू आर नेवर श्योर कि आगे वाले को शायद बहुत ज़्यादा सिम्टम हो, फिर भी वो इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर में आपके कांटेक्ट में आ रहा है। तो बच्चों के लिए लिमिटेड एक्सपोजर ज़रूरी है।
जैसे मैंने कहा, बहुत सारे डिसीजंस काफ़ी आसान हैं। स्कूल को अगर बंद रखना है या प्लेग्राउंड बंद रखना है तो वहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बच्चों में ऐसा नहीं देखा जाता है कि बच्चे किसी बहाने से बाहर निकल जाते हैं और फिर पुलिस उनके पीछे लग रही है कि आप रात को आप शॉप ओपन करके पार्टी कर रहे हैं। ना बच्चे रात को वेडिंग्स ऑर्गेनाइज करके कोई इवेंट करते हैं जी। तो ओवरऑल बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है। और अगर आपको अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना है तो मुझे लगता है आपने खुद ने वैक्सीनेशन करना और आपने खुद ने प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। बिकॉज मैक्सिमम चांसेस ऑफ चिल्ड्रेन गेटिंग कोविड इज़ नॉट फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन सिंस स्कूल्स आर शट डाउन, इट्स फ्रॉम द पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स। सो इफ़ यू आर वैक्सीनेटेड, आई बिलीव द चांसेस ऑफ योर चाइल्ड हैविंग कोविड आर वेरी लो। मेरे आखिरी के 2 सवाल आपसे। एक सवाल है कि how crucial will be oxygen concentrators in the next few years for COVID recovered patients? ठीक है, I suppose the question should be how crucial will be oxygen supplies for COVID recovered patient. प्रॉब्लम यही आता है कि ये इंडिया का मेजर प्रॉब्लम है कि आप एक कोई स्पेसिफिक ब्रांड या कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो लोग उसके बारे में पागल हो जाते हैं और उसी के पीछे लग जाते हैं। 10 रुपए की चीज़ हज़ारों में खरीद लेते हैं और जिसको ज़रूरत नहीं वो अपने घर पे रख देता है। सच बात। ऐसी बात ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की हुई है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ ऑन डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। अ डॉक्टर टेल्स यू इफ़ यू रिक्वायर एन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और नॉट। 99% पीपल हु हैव ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर विद देम टुडे हैव बॉट इट विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन बिकॉज दे फेल्ट कि ये होना ज़रूरी है। इट इज़ गुड कि आप अपनी सेफ्टी के लिए कुछ कर रहे हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी कंट्री में या ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसोर्सेस लिमिटेड है। अगर एक महीने में पूरे कंट्री की कैपेसिटी 50,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बनाने की है तो मे बी यू शुड लेट इट बी फॉर द पीपल हु नीड इट मोर रादर देन फॉर योर सेल्फ। सो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इज़ अ पार्ट ऑफ वेरियस ऑक्सीजन थेरेपीज जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स आते हैं, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन आता है, हॉस्पिटलाइज्ड ऑक्सीजन आता है। तो पोस्ट कोविड में बहुत लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी। ऑक्सीजन इज़ नॉट ओनली सपोर्टिव ट्रीटमेंट, फाइब्रोसिस के पेशेंट्स में या पेशेंट्स जिनको कंटिन्यूस हाइपोक्सिया रहता है उनमें ऑक्सीजन एक मेडिसिन भी होता है। आप जितना ज़्यादा समय ऑक्सीजन लेते हैं उतना जल्दी आपका हीलिंग होता है। तो ऑन अ वेरी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल वी विल हैव टू रैम्प अप आवर ऑक्सीजन, I won't say production but oxygen distribution. It needs to be proper. Another thing जो आपने देखा होगा, लोगों ने बहुत ज़्यादा खरीद लिया और अभी सडनली डिमांड कम हो गई है जी। तो ये भी हमेशा होता है। तो एवरीथिंग नीड्स टू बी डन एट द राइट टाइम फॉर द राइट कॉज। तो फ्यूचर में ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड, बट दिस डज नॉट मीन कि आप अभी सब कुछ छोड़ के ऑक्सीजन के पीछे भागने लग जाए। मेरा आखिरी सवाल आपसे, वैक्सीनेशन को आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आप पहले दिन से कह रहे हैं, जब से मैं मैं आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करता हूँ, आपसे बात करता हूँ, आप हमेशा कहते हैं कि वैक्सीनेशन इज़ द की, पीपल शुड गेट वैक्सीनेटेड। यू ऑल्सो टोल्ड द मेयर द अदर डे दैट दे हैव टू स्पीड अप विद द वैक्सीनेशन एंड थिंग्स लाइक दैट। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि अब 18 साल प्लस लोगों को वैक्सीनेशन आने वाले कुछ दिनों में मिल भी जाएगा, पर बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर क्या करें? ऑन अ वेरी साइंटिफिक बेसिस जो भी वैक्सीन का इफेक्ट अडल्ट एज ग्रुप में है, मैक्सिमम चांसेस है सेम इफेक्ट बच्चों में रहेगा। मतलब बच्चों में वैक्सीन्स इफ़ेक्टिव रहेगी। वैक्सीन्स की जो स्टडीज़ हो रही है बच्चों में वो सिर्फ एक सेफ्टी लेवल जानने के लिए हो रही है, नॉट टू सी कि ये इफ़ेक्टिव है या नहीं। मोस्ट प्रोबेबली ये इफ़ेक्टिव रहेंगे। कोई भी वैक्सीन रिलीज़ होने के लिए the vaccine producer as well as the health authority या health ministry has to be very sure that the vaccine is not causing any damage. इससे पहले 1970s या 80s में ऐसा हुआ है कि कोई वैक्सीन जल्दबाजी में रिलीज़ हो गई और उस वजह से बहुत लोगों में कॉम्प्लिकेशंस या डेथ्स देखी गई है। वो हम नहीं चाहते हैं, इसलिए वैक्सीन्स की एक स्टडी की जाती है। अभी पीडियाट्रिक एज ग्रुप में वैक्सीन्स के ऊपर जो फेज़ 3 ट्रायल्स है वो स्टार्ट हो गए हैं। मैं फिर से वैक्सीन के ब्रांड का नाम नहीं लूँगा क्योंकि जैसे ही मैं वो बोलता हूँ मुझे मैसेजेस आने लगते हैं कि सर आपने तो कहा था ये वैक्सीन बेटर है। सारी वैक्सीन्स इक्वली अच्छी है।
इंडिया में जो वैक्सीन्स है उसमें से एक वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल गवर्नमेंट ने येस कर दिया है। इसके साथ में एक और दूसरा ब्रांड है जिसकी पीडियाट्रिक वैक्सीन रेडी है। यूएस में जो 3 मेजर वैक्सीन ब्रांड्स है उसमें से 2 वैक्सीन्स का जो मैकेनिज़्म है वो mRNA मैकेनिज़्म है। ऐसा है जो कभी पीडियाट्रिक एज ग्रुप में कोई और वैक्सीन इस मैकेनिज़्म पे नहीं बनी है। फॉर दैट मैटर इससे पहले कोई अडल्ट वैक्सीन भी इस मैकेनिज़्म पे नहीं बनी है जी। बट मैं बात कर रहा हूँ फाइज़र और मॉडर्ना की। बट ये मैकेनिज़्म अडल्ट एज ग्रुप में काफ़ी सक्सेसफुल रहा है यूएस में। सो होपफुली ये मैकेनिज़्म नया है पर बच्चों में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा। यूएस में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है जिसका मैकेनिज़्म बच्चों में इससे पहले भी यूज़ हुआ है अफ्रीका में इबोला वायरस में, तो वो सबसे ज़्यादा वेल अंडरस्टूड वैक्सीन है। तो इसमें जब भी वैक्सीन बच्चों के लिए आएगी मोस्ट प्रोबेबली वो काफ़ी सेफ़ रहेगी, पर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उसके 2 रीज़न है। वैक्सीन की सेफ्टी हमको पूरी तरीके से देखनी है और दूसरा रीज़न है कि पहले जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुए वो अभी तक ख़त्म नहीं हुए जी। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप एक साथ में सारे एज ग्रुप्स का वैक्सीनेशन स्टार्ट करें, इसलिए पहले जो अभी 18+ का जो ड्राइव ऑलमोस्ट शुरू हुआ है, कहीं पे स्टार्ट हुआ है कहीं पे नहीं, ये ख़त्म होते होते ही पीडियाट्रिक वैक्सीन आ पाएगी और उस टाइम पे जो ये वैक्सीन रहेगी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होने की चांसेस है। बट एट द सेम टाइम हम पहले से जानते हैं वैक्सीन होने के बाद भी आपको कोविड हो सकता है, इसलिए आप वैक्सीन लेने के बाद भी बेसिक प्रिकॉशंस फॉलो करना बेसिक है। मास्क पहनना, रेगुलर हैंड वॉश, यूजिंग हैंड सैनिटाइज़र, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स जो शायद बच्चों ने बड़ों से जल्दी पिकअप किया है। आप देखोगे अभी बच्चे हमेशा खांसते या छींकते वक्त हाथ रखते हैं या फिर एल्बो में कफ या स्नीज करते हैं। ये चीज़ उनको फ्यूचर में भी काफ़ी काम में आएगी, तो ये एक ज़रूरी है। और फाइनली फिज़िकल डिस्टेंसिंग, मतलब ओवर क्राउडिंग नहीं करना। मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बताना चाहूँगा। द टर्म इज़ फिज़िकल डिस्टेंसिंग, नॉट सोशल डिस्टेंसिंग। फिज़िकल डिस्टेंसिंग इज़ यू कीपिंग एट लीस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 6 feet from people around you, especially people whom you don't know. Social distancing is not what is to be followed. हम फ़ोन, वीडियो चैट और कॉलिंग से हमने सोशली और पास आना है। जैसे जैसे आइसोलेशन या लॉकडाउन बढ़ रहा है वैसे वैसे और ज़रूरी है मेंटल हेल्थ के लिए कि आप सोशली और पास आए, लोगों के सोशल कांटेक्ट में और ज़्यादा आए। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सोशल एंड फिज़िकल। तो वैक्सीन तो रहेगी, वैक्सीन सबने लेना है, बट वैक्सीन लेने के बाद हमने केयरलेस नहीं रहना है। This was not in my agenda to ask you, but I think I should ask you this. Dr. Deepsha Kriplani Swarna is watching me. She works for the Beach Candy Hospital, Mumbai. And उस दिन उनका एक exclusive interview हुआ that was for plasma. And she said that people should come out and also start donating plasma. And also blood donation should happen, which has stopped. What is your thought about it? Okay, so hi Deepsha. Deepsha was my junior in school. Okay. And मैं KEM में जॉब कर रहा था तब Deepsha wanted to join KEM and that time when she joined I think Hinduja and now she is at Beach Candy. Yes. So बात करते हैं प्लाज्मा की, ब्लड डोनेशन की। इसमें भी काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन है, कौन लोग किसने करना है किसने नहीं करना है। एक आपने पॉइंट हमेशा सुना होगा कि आपने वैक्सीनेशन के पहले ब्लड डोनेशन करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप वैक्सीनेशन के बाद ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते हैं जी। जब भी बात आती है प्लाज्मा डोनेशन या ब्लड डोनेशन की, इसमें भी थोड़े से इश्यूज़ आते हैं प्राइवेटाइजेशन के, या फिर आप जो डोनेट कर रहे हैं वो एक्चुअली सही जगह पे पहुंच रहा है या नहीं। बट ऑन अ मेजर स्केल कोविड हो या ना हो हमेशा ही एक ब्लड की रिक्वायरमेंट रहती है। जब भी अक्यूट केसेस होते हैं, मतलब रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों को कोई सीवियर इंजरी होती है, उस समय ब्लड लगता है। और काफ़ी सारे लोगों को जिनको ब्लड रिलेटेड डिजीजेस रहती है, जिनको रेगुलरली ब्लड लगता है जी। तो ये सारे चीज़ों में हमें एक जो हम कहते हैं सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करना है, जो है ब्लड डोनेशन रेगुलरली करना है। सेम बात आती है प्लाज्मा के बारे में। आई बिलीव जब से कोविड का पैंडेमिक आया है तब से लोगों को हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है लोग उसको लेके पहले से ज़्यादा सेंसिटिव हुए हैं।
मैंने सेकेंड वेव में ये काफ़ी देखा हूँ कि जब लोगों के घर पे किसी को सीवियर कोविड हुआ है या अनफॉर्चुनेटली जब किसी के घर पे डेथ हुई है, तो इन लोगों ने स्पेसिफिकली दूसरे लोगों को हेल्प करना, लोगों के लिए बेड अरेंज करके देना। मैं खुद पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने वेंटिलेटर्स के लिए फाइनेंशियल डोनेशंस किए हैं व्हेन दे रियलाइज दैट समबडी वेरी क्लोज टू देम had to face some negative outcome because the resources नहीं थे जी। तो I think that is a very good thing. We have always been known to be a very selfish set of people. एक लोगों की एक समझ रहे थे कि इंडिया में लोग तभी काम करते जब उनका खुद का मतलब निकलता है। I would like to tell everyone कि ये बात झूठ नहीं है कि NGOs ने और बहुत सारे सोशल वेलफेयर वर्कर्स ने, या जिनको मैं चेंज मेकर्स बोलता हूँ बिकॉज नॉट नेसेसरी वो NGO का पार्ट हो, बट लोगों ने अपने अपने तरीके से कई बार एडमिनिस्ट्रेशन से 100 गुना ज़्यादा रिजल्ट्स डिलीवर किए हैं। बहुत सारे चेंज मेकर्स ने आइदर थ्रू इंस्टाग्राम और फेसबुक मिस इन्फॉर्मेशन के जगह राइट इन्फॉर्मेशन आगे पुश की है। बहुत सारे NGOs ने लोगों के लिए खाना प्रोवाइड किया है टू सच एन एक्सटेंट जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी इम्पॉसिबल था। लोगों ने कोविड पेशेंट्स के लिए काफ़ी सारी चैरिटी भी की है। तो ये सारा एक सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का पार्ट है। आई सपोज आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन बट यू शुड इंटरव्यू समवन टॉकिंग अबाउट व्हाट एग्जैक्टली कैन वी डू ऑन आवर पार्ट। हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है, हर कोई फ्रंट लाइन में जाके एक खुद की लाइफ को रिस्क पे नहीं डाल सकता है, बट अगर आप घर पे बैठ के अगर खाना पकाते हैं या आप कपड़े सिलते हैं या आपको सिर्फ गाना गाने में इंटरेस्ट है, तो हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सोशल एनहांसमेंट, सोशल हीलिंग। मैं आपको बताऊंगा कि काफ़ी लोगों को कोविड रिलेटेड डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, बहुत ज़रूरत है सपोर्ट ग्रुप्स की जी। मुझे लगता है आई वुड लाइक टू प्रपोज दिस टू अ लॉट ऑफ पीपल हु आर सीइंग दिस दैट यू शुड मेक ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स फॉर पीपल हु हैव जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम कोविड, पीपल हु हैव लॉस्ट समवन टू कोविड। ये बहुत बड़ा ग्रुप है जिनको अटेंड करने के लिए इंडिया में कोई नहीं है। हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ को निगलेक्ट किया जाता है, लोग पसंद नहीं करते काउंसलर या साइकेट्रिस्ट या सोशलिस्ट के पास साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना। ये लोग अंदर ही अंदर दबते जाते हैं। आप एक इंस्टा पे, फेसबुक पे एक सपोर्ट ग्रुप बनाइए फॉर पीपल हु हैव सफर्ड कोविड, पीपल हु हैव लॉस्ट समवन फॉर कोविड। वहाँ पे आप एक्टिविटीज़ कीजिए, आप रोज़ एक सिंगिंग कंपटीशन कीजिए, एक ड्राइंग कंपटीशन कीजिए। It will make a huge difference, and I think there are a million ways how everyone can contribute. Believe me, this is a war. We are facing a very serious situation, and the outcome might be understood after a very long time कि इसका impact क्या था। तो if you have any free time in your hand, which I don't have unfortunately, but if you have, you can genuinely be helpful to someone. ये बात सिर्फ ये पूछना आपसे ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि एक वक्त हो गया मैंने आपको मुस्कुराते हुए देखा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या भारत मुस्कुराएगा, क्या हिंदुस्तान फिर मुस्कुराएगा? आई थिंक हिंदुस्तान अभी भी मुस्कुरा रहा है बिकॉज ऑन अ वेरी स्टैटिस्टिकल लेवल इंडियाज़ रिस्पॉन्स टू द कोविड पैंडमिक हैज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट. आई वोंट से दैट इट हैज़ बीन द बेस्ट, but I have worked outside India. I have worked in countries जहाँ पे उनका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या उनका जो मेडिकल बजट है वो हमसे बहुत ज़्यादा है. एक आज इंडिया में आपको एक्सीडेंट होने के बाद जो भी स्टेप्स लेनी पड़ती है वो वहाँ पे इससे बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है. इतना होने के बाद भी आज कोविड को लेके जो हमारी रिस्पॉन्स रही है, एक जिसको हम इमरजेंसी रिस्पॉन्स या एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहते हैं, एटलीस्ट ऑन द फ्रंट ऑफ डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स, ये जो रहा है दिस हैज़ बीन एट पार विथ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. एंड वी आर अ वेरी वेरिड ग्रुप ऑफ पीपल. इंडिया में बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस है, अलग अलग इकोनॉमिक ग्रुप्स है, अलग अलग बिलीव्स है.
और अगर ये पूरे कोविड के टाइम पे अगर हमने किसी भी टाइप का फैमिन या फिर भूखमारी या किसी भी तरीके के राइट्स नहीं देखे हैं, तो इट मीन्स कि हम इस सिचुएशन को काफ़ी अच्छी तरीके से कोप अप कर रहे हैं. देयर इज़ ऑलवेज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, बट लास्ट 2 years I have not seen India being worried about anything else other than COVID, which I believe is a signal of unity. आई थिंक ये बात जो आपने कही कि इंडिया अभी भी मुस्कुरा रहा है और जिनकी वजह से मुस्कुरा रहा है उसमें से एक बड़ी वजह आप हैं. आज आई एम श्योर पेरेंट्स को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि उन्हें क्या करना होगा जिससे आने वाले वक्त में वो थर्ड वेव में अपने बच्चों को बचा पाए, अपने फ्यूचर को बचा पाए. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें एडुकेट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. टुडे डॉक्टर समीर अरबट देश के जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट थे हमारे साथ. उन्होंने हमको एक बात समझाई. वो बात क्या थी कि अब सिर्फ इंतज़ार नहीं करना है तीसरी वेव का. तीसरी वेव आएगी, नहीं आएगी. आना होगा तो आएगी, नहीं आना होगा तो नहीं आएगी. पर अगर आ भी जाएगी और अगर हम तैयार रहेंगे तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, है ना. तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को वैक्सीनेट करवाना है. अपने आप को वैक्सीनेशन कराने के लिए अपने आप को रजिस्टर कीजिए, अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए. परिवार का हर सदस्य, घर में काम करने वाली मेड्स, घर में काम करने वाले ड्राइवर्स, घर में जो सिक्योरिटी लेवल के लोग हैं, हम जहाँ से शॉपिंग करते हैं वहाँ से हम इंश्योर करें कि वहाँ पर लोग वैक्सीनेटेड है. भारत जब पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो पाएगा या हो जाएगा तो शायद आने वाला वक्त में जब कोरोना आएगा तो वो भी डर के वापस चला जाएगा. अपने आप को तैयार कीजिए. हर बात, हर चीज़ का ठीकरा आप प्रशासन पे मत फोड़िए. आपकी भी जिम्मेदारी है, आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए. कल शाम को 400वां एपिसोड होगा ऑन राज की बात. तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें. एंड अबव ऑल अपने बच्चों का ध्यान रखें और खुद भी जिंदा रहें. जय हिंद.